अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लास्ट लेक्चर से रिकॉल करें कि जब हमने फर्मा-लिटल थ्योरम की जनरलाइजेशन देखी थी आयलर्स थ्योरम की फॉर्म में, तो हमने आयलर्स फाइव फंक्शन डिफ़ाइन किया था। आयलर फाइव फंक्शन क्या था कि जब वो वन पे अप्लाई होता था तो आंसर वन देता था, और जब वो किसी इंटीजर एन पे अप्लाई होता था तो वो हमें उन इंटीजर्स की तादाद देता था जो एन से छोटे होते थे और एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होते थे। तब हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखी थी और एक दो एग्जांपल से इसको निकालना सीखा था। जैसे अगर हम n ले लेते हैं 8, तो हम देखते हैं कि 5 ऑफ 8 क्या होगा। 8 से छोटे नंबर्स जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो वो कौन कौन से हैं। एक 1 है, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो 8 से छोटे हैं और a के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो वो क्या क्या था। एक 1 था, एक 3 था, 5 था और 7 था। तो इनकी तादाद क्या है, इनकी तादाद 4 है। तो हमारे पास 5 ऑफ 8 जो है वो 4 आ गया। लेकिन ये निकालने का तरीका ठीक तो है, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है कि हम क्या करें, पहले हम उस नंबर के से छोटे सभी नंबर्स देखें, फिर उनमें से वो नंबर्स निकालें जो हमारे गिवन नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, और फिर उनकी तादाद निकालें। तो ये अब हम नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8 में देखेंगे कि किसी भी इंटीजर का आयलर फाइव फंक्शन निकालने का हमारे पास एक एफिशिएंट वे है। तो वो वे क्या है। सबसे पहले अब हम इसमें ग्रेजुअली थोड़ी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा गिवन इंटीजर प्राइम होगा तो उसका आयलर फाइव फंक्शन कैसे निकलता है। सेकेंडली, अगर हमारा गिवन इंटीजर किसी प्राइम की कोई पावर है, से p की पावर k, तो उसका आयलर फाइव फंक्शन क्या होगा। और थर्ड, अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी गिवन इंटीजर है तो उस केस में हम उसका आयलर फाइव फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में फॉर एनी इंटीजर n, फाई ऑफ n इज़ इक्वल टू n-1 इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ प्राइम। ये फर्स्ट केस हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई इंटीजर प्राइम है, इसमें ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, तो ये क्या बता रहा है, अगर किसी इंटीजर का जो आयलर फाइव फंक्शन उसमें से 1 माइनस कर दें उसके इक्वल आता है, तो उस केस में वो इंटीजर क्या हो जाता है, प्राइम। और सेकंड, हमें इसकी दूसरी क्या बता रहा है ये, कि अगर कोई हमारे पास प्राइम नंबर है n, तो उसका आयलर फाइव फंक्शन किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ n किसके इक्वल होगा, उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। हम प्राइम नंबर ले लेते हैं कोई भी 7। अब इसका निकालना है हमने फाइव ऑफ 7 हमने कैसे निकाला था, हम 7 से छोटे इंटीजर्स ले लेंगे जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो हम ये देख चुके हैं कि किसी भी प्राइम नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। यानी 7 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। ये सारे इंटीजर 7 से छोटे हैं और ये सारे के सारे 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो इनकी तादाद हमें क्या देगी, वो हमें देगी 5 ऑफ 7। तो ये तादाद में कितने हैं, ये 6 हैं। जैसे 8 से छोटे कितने इंटीजर होते हैं पॉजिटिव, 7 होते हैं। 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इनकी तादाद क्या आ गई, 6। और ये बेसिकली क्या है, ये 7-1 के इक्वल है। क्योंकि हमने 7 के अलावा उससे छोटे इंटीजर्स ही देखने हैं, तो वो 6 ही आएंगे 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने देखा कि 7 एक प्राइम नंबर था और उसका आयलर फाइव फंक्शन 7-1 के इक्वल आ गया। इसी तरह आप 5 ऑफ 11 भी देख सकते हैं कि वो 11-1 यानी 10 के इक्वल होगा। और सेकंड है थ्योरम की स्टेटमेंट, if p is a prime and k is any positive integer, then phi of pk equal to pk minus 1। या अगर हम इस एक्सप्रेशन में से pk को कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू pk इंटू 1-1/p। तो सेकंड हमें इसकी स्टेटमेंट क्या बता रही है कि अगर हमारा जो गिवन इंटीजर है वो किसी प्राइम की पावर है, तो उस केस में उसका आयलर फाइव फंक्शन क्या हो जाएगा,
उस इंटीजर में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। ये वैल्यू कैसे आई है, जो पावर है उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हम ले लेते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का जब हम आइलर 5 फंक्शन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 5 ऑफ 2 की पावर 3 है 8, और अभी हमने 8 का आइलर 5 फंक्शन कैलकुलेट किया था, वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। और अब अगर हम इस थ्योरम की हेल्प से इसको वेरीफाई करें, थ्योरम में वैल्यू पुट करें 2 की पावर 3, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास 8 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ गया 4। हमने देखा कि जब हमने इस थ्योरम की हेल्प से देखा तो हमारे पास आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमने बस इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, लेट n इक्वल टू p1 k1 अप टू सोन pr kr वेयर pi आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स एंड इंटीजर्स, जो इनकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर इक्वल टू 1 है फॉर ऑल i, देन फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ p1 k1 फाई ऑफ p2 k2 अप टू सोन फाई ऑफ pr kr। ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर n गिवन है, ठीक, हमने उसकी करनी है। अब हमें कोई भी इंटीजर दिया हो तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली p1 k1 अप टू सोन pr kr। तो ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर हम इसके ऊपर फाई अप्लाई करें तो ये बन जाएगा फाई ऑफ p1 k1 अप टू सोन pr kr। तो फाई इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी फाई जब इन सब के प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है तो वो इन प्राइम फैक्टर्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ p1 k1, आगे फाई ऑफ p2 k2 अप टू सोन फाई ऑफ pr kr। और अब हमें पता है, अब देखें p1 k1 ये क्या है, p1 है प्राइम और k1 है उसकी पावर। तो ये सेकंड पार्ट में हमने देखा है ना कि अगर हमारे पास कोई पावर दी हो प्राइम की तो हम उसका आइलर 5 फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पावर में से 1 माइनस करते हैं और उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब अगर हमने फाई ऑफ p1 k1 लेना हो तो वो क्या हो जाएगा, p1 k1 एज इट इज़ माइनस इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। ये वैल्यू जब हमने इधर डाली, इसी तरह हमने फाई ऑफ pr kr की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास फाई ऑफ n का ये एक्सप्रेशन आ गया कि फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू p1 k1 माइनस p1 k1 माइनस 1 इंटू फाई ऑफ p2 k2 की वैल्यू निकाल ली अप टू सोन फाई ऑफ pr kr की वैल्यू निकाल ली। यानी अगर हमें कोई भी इंटीजर n दिया हो तो हम इस फार्मूला की हेल्प से उसका आइलर 5 फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट को वेरीफाई करके। अब अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, से मैं ले लेती हूँ 12, n है हमारा 12, तो हम क्या करेंगे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 3 और 3 1 3, तो ये बन गया 2 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमने इस पे अप्लाई किया फाई, तो फाई ऑफ 12 किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इस थ्योरम की हेल्प से हमने इसको लिख लिया फाई ऑफ 2 की पावर 2 डॉट फाई ऑफ 3 की पावर 1, या 3 की पावर 1 को मैं सिंपल 3 ही लिख लेती हूँ। ठीक, अब इस पार्ट पे हमने लगाया इस थ्योरम का
सेकंड जो रिज़ल्ट है वो क्या था कि प्राइम की जो पावर होती है उसका हम कैसे निकालते हैं फाई फंक्शन। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस 2 - 1 टाइम्स, और ये 3 जो है ये सिंपल 3 है ना, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, इस पे लग जाएगा हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका फाई फंक्शन क्या होता है, उस नंबर में से 1 को माइनस कर देते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, 2 हो गया 4, और 2 - 1 होता है 1, 2 हो गया तो ये बन गया 2, और यहाँ आ गया हमारे पास 2, तो ये वैल्यू आ गई 4, यानी फाई ऑफ 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। और आप दूसरे तरीके से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले फाई ऑफ 8 निकाला था, कैसे आप 12 जो है हमारे पास उसके वो इंटीजर्स निकालें जो 12 से छोटे हैं, और फिर उनकी तादाद, उन इंटीजर्स की तादाद निकाल लें जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो 12 से छोटे इंटीजर्स कौन से थे, 1 अप टू 11, और उनमें रिलेटिवली प्राइम कौन से थे 12 के साथ, एक 1 था, एक 5 था, एक 7 था, और एक 11 था। तो इनकी तादाद कितनी है, 4। तो हमने देखा कि फाई ऑफ 12 जो है वो 4 ही आता है। तो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से देख लिया कि कैसे थ्योरम नंबर 8 की तीनों स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्रोलरी 9 देखते हैं। इफ़ p इज़ अ प्राइम सच दैट p डिवाइड्स n and k is a positive integer, then phi of n then phi of n pk is equal to phi of n times phi of pk। अब देखें यहाँ हमें क्या बताया है कि अगर हमारे पास किसी इंटीजर n और किसी प्राइम की पावर का प्रोडक्ट हो तो उस पे जब आइलर फाई फंक्शन अप्लाई होता है तो वो अलग अलग इन पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमने थ्योरम 8 किया था उसमें भी तो हमने यूं ही कुछ किया था ना, कि हमने जब फाई ऑफ n लिया था, n की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, p1 k1 अप टू सो ऑन pr kr, तो तब भी तो हमने यूं ही लिख लिया था ना कि हमने इनको अलग अलग लिख दिया था इस पे फाई, तो हमने इसको यूं लिख लिया था फाई ऑफ p1 k1 अप टू सो ऑन फाई ऑफ pr kr। तो इस क्रोलरी में और इस थ्योरम में क्या फ़र्क है, तो इसमें फ़र्क ये है कि जब हमने फाई को इन पे अप्लाई किया था और इनको अलग अलग किया था तो उसमें ये जो फाई जिन नंबर्स पे अप्लाई हो रहा था उन पे कंडीशन थी कि ये जो थे ये n के प्राइम फैक्टर्स थे, यानी हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ था, यानी ये जितने भी आ रही थी वैल्यूज़ ये सारी आपस में रिलेटिवली प्राइम थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम ले रहे हैं प्रोडक्ट एक इंटीजर का और किसी प्राइम की पावर का। अब हमें नहीं पता कि अभी इंटीजर n को हमने एज इट इज़ ही लिखा हुआ है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की, लेकिन ये क्रोलरी हमें क्या बता रही है कि अगर हम किसी इंटीजर और किसी प्राइम की पावर का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस केस में जो फाई है वो उन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। काउंटर एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि ये जो फाई हमेशा किसी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट पे जब अप्लाई हो तो हमेशा वो उन पे अलग अलग अप्लाई नहीं होता, यानी अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर m और n है तो हम हमेशा यूँ नहीं लिख सकते दिस इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ m एंड फाई ऑफ n। ये वैल्यू ये चीज़ हमेशा होल्ड नहीं करती। जैसे हम फर्स्ट किया, हम ले लेते हैं m ले लिया हमने 6 और n ले लिया हमने 10। अब हमने लिया फाई ऑफ m n, तो फाई ऑफ m n किसके इक्वल हो गया, फाई ऑफ 6 इंटू 10, यानी ये इक्वल है फाई ऑफ, अगर हम कहते हैं कि ये हम फाई इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया फाई ऑफ 6 इंटू फाई ऑफ 10। अब फाई ऑफ 6 किसके इक्वल होगा, हम थ्योरम नंबर 8 की स्टेटमेंट नंबर 3 को यूज़ करते हैं कि 6 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी तो वो हो गई 2 इंटू 3। जब हमने फाई ऑफ 6 लिया तो ये बन गया फाई ऑफ 6
इक्वल टू 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3, 2 प्राइम नंबर था तो इसका आइलर 5 फंक्शन आ गया 1, 3 प्राइम नंबर है इसका आइलर 5 फंक्शन आ गया 2, तो 5 और 6 हमारे पास आ गया 2। इसी तरह 5 ऑफ 10 हमने निकाल लिया, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 × 5, तो 5 ऑफ 10 क्या आ गया, 2 का जब हमने 5 ऑफ 2 × 5, अब ये अलग अलग हो गया 5 ऑफ 2 × 5 ऑफ 5, तो ये किसके इक्वल आ गया। अब 5 ऑफ 2 प्राइम नंबर था तो ये 1 हो गया, 5 प्राइम नंबर था तो ये 4 हो गया, तो 5 ऑफ 10 हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 5/6 × 10 की वैल्यू आ गई 2 × 4 = 8। ये हमने कैलकुलेट की 5 को अलग अलग अप्लाई करके, ठीक है। इसको दोबारा एक साइड पर लिख लेते हैं। 5/6 हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, 8। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम 5/6 × 10 कैलकुलेट करें इनको अलग किए बगैर, तो ये क्या बनता है 5/60। अब 5/60 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से थ्योरम नंबर 8 लगाएंगे, हम निकालेंगे 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हो गई 30, 15 एंड 5। तो हम 60 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो जब हमने इस पर 5 अप्लाई किया 5/60, तो चूँकि ये हमने इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा था, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा था, तो हम जब इस पर 5 अप्लाई करेंगे तो ये हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बन गया 5/2 5/3 एंड 5/5, ठीक। अब 5/2 थ्योरम 8 का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। 5/2 किसके इक्वल होगी, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, यानी ये हो गया 5/2 किसके इक्वल है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड 5/3 चूँकि 3 प्राइम नंबर था तो ये 2 आ गई, एंड 5/5 प्राइम नंबर था तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 5/60 की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 2 × 4, दैट इज 5/60 is equal to 2 × 2 × 4, that is 16। तो आपने देखा कि अगर हम 5/6.10 को अलग अलग करके लिखें, 5/6 × 5/10, तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो आती है 16, और अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो आती है 18। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम 5 को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। यानी अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स m और n हो, तो 5 अगर उनके प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो हम हमेशा 5 को अलग अलग उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्रोली लाइन क्या बताती है कि अगर 5 दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है तो 5 उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। कब, अगर उनमें से एक इंटीजर जो हो वो किसी प्राइम की पावर हो। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरह के इंटीजर्स हों, से n हम ले लेते हैं कुछ भी, 16, 18 ले लेते हैं n, और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं प्राइम की पावर से 2 की पावर 4। तो जब हम 5/18 × 2 की पावर 4 लेंगे तो हम उस केस में 5/18 और 5/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 5 को हम 18 और 2 की पावर 4 पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना कि इस केस में जो
हमारी ये स्प्लिटिंग हमने की है वो होल्ड कर रही है, क्योंकि ये हमें क्रोलरी 9 से पता चल रहा है। अब हम क्रोलरी 10 की तरफ चलते हैं। इफ़ m and n are integers such that m and n are relatively prime, then phi of mn equal to phi of m times phi of n। ये क्रोलरी हमें बता रही है कि अगर हमें कोई दो आर्बिट्रेरी इंटीजर दिए हों तो हम उनके ऊपर जब फाई अप्लाई करते हैं तो हम उनको अलग अलग कब लिख सकते हैं, अगर वो दोनों इंटीजर रिलेटिवली प्राइम हो। क्रोलरी 9 ने हमें बताया था कि हम फाई को अलग अलग लिख सकते हैं कि अगर उनमें से एक इंटीजर किसी प्राइम की पावर हो। और क्रोलरी 10 हमें कह रही है कि अगर हमें m और n दिए हुए, हमें नहीं पता कि n क्या है और m क्या है, तो हम फाई ऑफ m n को अलग अलग लिख सकते हैं कब, अगर m और n रिलेटिवली प्राइम हो। यानी अगर हमारे पास हो से फाई ऑफ हम लेते हैं 7 और 13, तो इस केस में हम लिख सकते हैं फाई ऑफ 7 टाइम्स फाई ऑफ 13। आप वेरीफाई करके देखना ये रिलेशन होल्ड करेगा। इसी तरह हम ले लें अगर फाई ऑफ 7 या 8 और 21, तो उस केस में भी हम इसको यूँ लिख सकते हैं फाई ऑफ 8 टाइम्स फाई ऑफ 21। यानी हम फाई को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं अगर ये दोनों इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम हो। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें गिवन इंटीजर का आयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसको हम थ्योरम नंबर 8 की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस इंटीजर की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इस पर फाई अप्लाई कर देना है। तो 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है, 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2 2 5, फिर 5 लिया तो ये बन गया 4 एंड 5, फिर 3 5 ही ले लेते हैं 5 9, फिर ये बन गया 3 इंटू 3। तो हमने देखा कि हम 450 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने इसका आयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा फाई ऑफ 450 और ये आ गया फाई ऑफ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। थ्योरम 8 की थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर हम किसी इंटीजर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं तो उस पर जब आयलर फाई फंक्शन अप्लाई होता है तो वो उन पर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाएगा फाई ऑफ 2 फाई ऑफ 3 की पावर 2 एंड फाई ऑफ 5 की पावर 2। अब फाई ऑफ 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो फाई ऑफ 2 हो जाएगा 1 और 3 की पावर 2 प्राइम की पावर है, तो ये क्या बन जाएगी 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, और 5 की पावर 2 बन जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1। इनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया तो हमारे पास आ गया फाई ऑफ 450 इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स 6 टाइम्स 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 120। सो हमारे पास फाई ऑफ 450 आ गया 120 के इक्वल। तो हमने देखा कैसे हमने थ्योरम नंबर 8 की हेल्प से एक लार्ज इंटीजर का आयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट हम थ्योरम नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम 11 क्या बताता है, लेट n बी एनी इंटीजर ग्रेटर देन 2 देन फाई ऑफ n इज़ इवन। तो ये थ्योरम हमें बता रहा है कोई भी इंटीजर जो 2 से बड़ा है उसका जो आयलर फाई फंक्शन होता है वो इवन होता है। 2 से बड़े की कंडीशन हमने क्यों लगाई है, क्योंकि अगर n हमारा इंटीजर 1 हो तो उसका फाई ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाता है 1, यानी ये तो ऑड है। और सेकंड 2 से बड़ा लिया यानी 2 के इक्वल नहीं लिया, क्योंकि अगर हम फाई ऑफ 2 भी लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है 1। तो इन दोनों केसेस में जो फाई आ रहा है वो एक ऑड नंबर 1 आ रहा है। तो इस थ्योरम ने हमें बताया कि अगर कोई भी इंटीजर 2 से बड़ा है तो उसका आयलर फाई फंक्शन इवन होता है। जैसे अगर आप ले लें फाई ऑफ से 39 लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है फाई ऑफ
3 into 13 and this is equals to 5 of 3 and 5 of 13। क्योंकि 3 और 13 रिलेटिवली प्राइम है, हमने यहाँ लगा दी करोलरी 10, या हमें करोलरी 10 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिंपल थ्योरम नंबर 8 की थर्ड स्टेटमेंट ही लगा दी। और 5 ऑफ 3 किसके इक्वल था 2 और 5 ऑफ 13 है 12, तो यहाँ से हमारे पास 5 ऑफ 39 किसके इक्वल आ गया 24, तो ये भी इवन नंबर है। तो इस थ्योरम ने हमें बता दिया कि किसी भी इंटीजर जो 2 से बड़ा है उसका आइलर फाई फंक्शन हमेशा इवन होता है।